गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करना। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह कर रहे थे और हमने फोर्सेस के इक्वेशंस लिखे थे। एंड आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। वो बहुत ही बेसिक लेक्चर था, बहुत बेसिक बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना, जिसके बेसिस पर मोस्टली जो हमारा प्रॉब्लम्स था वो आपका पुली रिलेटेड था, है ना, पुली स्ट्रिंग रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स ये सब था। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टार्ट करें। ओके, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, चलो स्ट्रिंग में टेंशन्स भी निकाल लेंगे, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ 3 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। तो कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि ये 5 kg का ब्लॉक है, ये भारी है, तो ये नीचे आएगा। तो ये नीचे आएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये आगे जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये ऊपर जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। आप कंस्ट्रेंट मोशन से भी निकाल सकते हो, तीनों मासेस के एक्सेलरेशंस जो बाबू है वो सेम ही रहेंगे। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस पे नीचे पे एक फोर्स लगेगा 5G। यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन जो है वो सेम ही लगेगा, T1 मान लेते हैं। जब तुम इस जगह से चलते चलते इस जगह तक आए तो बीच में कहीं कोई मास नहीं आया, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं आया, तो इनके इनके बीच का सब जगह का टेंशन सेम ही रहेगा। लेकिन जब तुम इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग में मूव करोगे तो बीच में मास आ जाएगा, तो मास आ जाने के कारण टेंशन की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन जो है वो T2 होगा, और यहाँ पे एक वेट लगेगा नीचे 2G। यहाँ पर भी आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हो, याद करो हमने आपको सिखाया है। यहाँ पे एक फोर्स ऐसा आएगा, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और एक इधर का नॉर्मल रिएक्शन। दिस विल बी 3G cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका इधर 3G sin 30 डिग्री, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स इधर 3G sin 30 डिग्री। कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो हो गया सारा। अब बताओ, जब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन ऊपर मूव करेगा, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू हो जाएगी 3G cos 30 डिग्री। बाबू कल का लेक्चर देख लो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना। cos 30 डिग्री इज √3/2, दिस विल बी 15 √3 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आपका आ गया 15 √3 न्यूटन। ठीक है, अब चलो, अब अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इस पे नीचे लगने वाला फोर्स बड़ा होगा, तो 5G बड़ा होगा T1 से। तो क्या लिखोगे, 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 × A। एक इक्वेशन ये आ गया। ये नीचे आएगा तो ये बॉडी ऊपर बढ़ेगा, तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस बड़े होंगे एज कम्पेयर टू नीचे लगने वाले। तो इधर सिर्फ कौन सा लग रहा है, T1, और इधर कौन सा लग रहा है, T2, और 3G sin 30। तो क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 माइनस 3G हो गया 30, और साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 है, इक्वेशन नंबर 2। और एक ये मास बचा, ये ऊपर जाएगा तो इस पे T2 बड़ा होगा 2G से, तो क्या लिखोगे, T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 × A। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे क्वेश्चन में 3 अननोन है, T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, और A एक्सेलरेशन नहीं पता। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गए। जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको चाहिए। पहले आप यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर सॉल्व करेंगे।
है ना। इंक्लाइन प्लेन वाला मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंक्लाइन प्लेन का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप हमेशा अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अपने फोर्सेस के कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे, है ना। और ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो आप इसको इसको ऐड कर दो, तो ये T2 से ये T2 कट जाएगा, दिस विल बी T1 माइनस ये हो गया 15, ये हो जाएगा -35 इज इक्वल टू 3 2a 5a। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और 1 और 4 को ऐड कर लो, तो T1 कट जाएगा, 50 माइनस 35 विल बी 15, और 5a प्लस 5a विल बी 10a। तो a की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इसको ऐड कर दो, ये हो गया -15 -20 T1 -35 इक्वल टू 5a, और इसको इसको ऐड करोगे तो T1 50 माइनस 35 इज 15, 5 प्लस 5 इज 10। एक्सेलरेशन निकल गया। अब टेंशन निकालना है, किसी में डाल दो, इसी में डाल दो। T2 -20 इज इक्वल टू 2a, 2 इंटू 1.5, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 23 न्यूटन। और T1 डालना है तो पहले वाले में डाल दो, 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5, तो 50 माइनस T1 ये कितना हो जाएगा 7.5, तो T1 विल बी इक्वल टू 42.5 न्यूटन। आंसर निकल गया। आपके पास टेंशन नॉर्मल रिएक्शन निकल गया, आपका एक्सेलरेशन निकल गया, और आपके दोनों टेंशन्स निकल गए। देखो सबसे सिंपल सा बात है बाबू कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को देखो, करेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और अपने इक्वेशंस लिखो। अगर तुमने ये सारे काम सही किए हैं तो उसके बाद फिर सिर्फ इसको सॉल्व करना रह जाता है ना। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं, है ना। उनको मोशन के डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ब्रेक करने की ज़रूरत पड़े तो आप वो कर लीजिए, और अपने फोर्सेस के इक्वेशन सही से लिखो। अगर ये काम आपको आ गया तो आप यकीन मानो आपको एनएलएम का यही मेन मेन ऑब्जेक्टिव यही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि गिवन मैकेनिकल सिस्टम के लिए आपको फोर्सेस दिखाने आने चाहिए और उन फोर्सेस का इक्वेशंस लिखने आना चाहिए। इसी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन PYQs अच्छे टेक्स्ट बुक्स बनाओगे तो 50 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते बनाते बनाते आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और कैसे फोर्सेस के इक्वेशंस लिखते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल ये क्वेश्चन देखो। इस तरीके से आपका दो मासेस हैं, इस तरीके के पुली सिस्टम से कनेक्टेड है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये 2 kg के बॉडी पर नीचे 2g लगेगा और 1 kg के बॉडी पर नीचे 1g लगेगा। चलो दोनों वेट दिखा लिए। अब टेंशन दिखाते हैं। हेलो हेलो, हाँ। तो यहाँ पे देखो एक रस्सी यहाँ से कनेक्ट हुआ, यहाँ तक गया, ये रस्सी इस जगह से इस जगह तक गया, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम। हम मान लेते हैं यहाँ टेंशन T है, तो अगर यहाँ यहाँ टेंशन T होगा तो यहाँ यहाँ टेंशन 2T होगा। फिर ये रस्सी इस जगह से इस जगह तक गया, तो यहाँ पे भी रस्सी कितना हो जाएगा 2T। और अगर ये 2T हो गया तो ये बाबू आपका 4T हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये यहाँ से यहाँ तक 4T हो जाएगा। हेलो, हाँ। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, हम ऑनलाइन क्लास में हैं। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। रोहन, निधि का फ़ोन आया था, उसको स्कूल से ले आइएगा क्या, ये चांदवा वाले से। हाँ बाइक से ले लिए।
ठीक है। अरे देखो, यहाँ से एक रस्सी चला, इस जगह से इस जगह तक एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ के टेंशन को मैंने टी मान लिया, तो ये टी और टी है तो इधर टू टी हो जाएगा। ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बहुत बार बनाकर दिखाया है। ये टू टी है तो ये रस्सी इधर से इधर तक चला तो पूरे जगह टेंशन कितना होगा, टू टी। अब ये टू टी, ये टू टी, तो ये फोर टी हो गया। अब यहाँ से यहाँ फोर टी हो गया। ठीक है, तो बस हो गया। अब अपने इक्वेशंस लिखो। मान लेते हैं ये नीचे जाएगा। हाँ, अब एक बात देखो, अगर ये नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो इधर कितना लग रहा है 460, तो ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a/7। आपको लगे तो आप कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा लो। ये t ऊपर, ये a नीचे, तो माइनस टी डॉट ए प्लस यहाँ पे 7t ऊपर और एक्सेलरेशन को a1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो 7t a1 विल बी इक्वल टू t इंटू ए, तो t से t कट जाएगा, तो a1 विल बी इक्वल टू a/7। तो अगर ये a से नीचे जाएगा तो ये a/7 से ऊपर जाएगा। कंस्ट्रेंट रिलेशंस मैंने टी डॉट ए लगाया है, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया है। तो अब हो गया अपना काम। लिखो इसके लिए इक्वेशन। ये नीचे जाएगा तो क्या लिखोगे, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टोटल 4t प्लस 2t 6t प्लस t 7t। 7t नीचे माइनस g इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 14g माइनस 7t इज इक्वल टू 14a, और ये हो जाएगा आपका 7t माइनस जी इज इक्वल टू ए। ऐड करो तो ये कट जाएगा, 14g माइनस 13g विल बी 13g इज इक्वल टू 15a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 13g/15, 13 इंटू 10/15। दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, 26/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये 26/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा, और ये 7 मतलब ये ऊपर जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 26/21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नीचे आएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 26/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। टेंशन निकालने के लिए तो तुम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, तुमको टी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दोगे तो तुमको टी की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ नहीं बाबू, ये पुली मास सिस्टम वगैरह तो काफ़ी आसान होता है। बस आपको कंस्ट्रेंट रिलेशंस अच्छे से आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस बॉडी के एक्सेलरेशन को ए माने तो दूसरा बॉडी कितने के एक्सेलरेशन से चलेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए और अपने फोर्स के इक्वेशंस लिखने आना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताया था, अगर आपको ये नहीं समझ में आए कि सर ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा या ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, तो उससे भी कोई परेशानी नहीं है। मैंने माना था ये वाला ब्लॉक नीचे और ये वाला ब्लॉक ऊपर, और मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब मेरा एजम्पशन करेक्ट था, ये ब्लॉक नीचे ही जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर ही। अगर हम इसको नीचे माने होते और इसको ऊपर माने होते, मेरा एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो यही आता, लेकिन विथ नेगेटिव साइन के साथ आता, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन का साइन आपका, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, इसका मतलब साफ साफ क्लियर है। क्या क्लियर है, कि आपने जो डायरेक्शन माना है एक्सेलरेशंस का वो गलत है, ऑपोजिट मानना होगा। बस यही चीज़ है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं रहता। आप किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे मानकर अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन निकल गया तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू डाल दोगे तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है।
ठीक है, चलो इसको करते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अगर आप इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखो, पढ़ाते रहो ना तो दुनिया भर का कॉल उसी समय आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, तो आपके पास ये एक पुली है, यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक और एक 2 kg का ब्लॉक एक रस्सी से ऐसे कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे एक 1 kg का ब्लॉक है ना, और ये जो पुली है, ये पुली एक मूवेबल टाइप का पुली है ना। अगर तुम सिर्फ इतने चीज को ध्यान से देखो तो तुमको ऐसा लगेगा कि इस पुली पर दो चीजें लटकी हुई हैं, तो इन दोनों के वजन से ये पुली भी नीचे आएगा, है ना, और ये पुली जितने से नीचे आएगा उतने से ही ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखो इन 3 kg और इस 2 kg में हम मान लेते हैं ये भारी है तो ये नीचे आएगा विथ एन एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल A1 मान लेते हैं। तो अगर ये A1 के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये A1 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, अगर हम सिर्फ इस पुली पर फोकस करें, क्योंकि ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। अभी तुम बाकी चीज़ों को छोड़ दो, बस इस पुली को देखो, इस पुली को अगर तुम देखोगे तो ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये A1 से नीचे जाएगा तो ये A1 से ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों मासेस जो हैं वो इस पुली से ऐसे लटके हुए हैं, तो ये पुली भी नीचे आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पुली किसी A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब अगर ये पूरा पुली A2 से नीचे आएगा तो ये रस्सी इसी मास से कनेक्टेड, एक ही रस्सी है ये, तो अगर ये A2 से नीचे आएगा तो ये A2 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो तो A1 एक्सेलरेशन भी है और साथ साथ में ये पूरा नीचे भी आ रहा है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो नेट वेक्टर होगा वो हो जाएगा A1 प्लस A2। और ये A1 ऊपर जा रहा है, ये A2 नीचे आ रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा A1 माइनस A2। यहाँ तक अगर तुम समझ गए तो तुम क्वेश्चन बना ले गए, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर इस पॉइंट तक तुम चीज़ों को समझ गए तो तुम क्वेश्चन बना ले गए, क्वेश्चन में फिर इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो मेरे को फिर से समझाते हैं। तुम अभी इन सारे चीज़ों को भूल जाओ, मान लो कि यहाँ है ही नहीं, बस तुम सिर्फ एक इस पुली को देखो, बस इस पुली को देखो। इस पुली में इस पुली में बस आपको लगेगा कि एक 3 kg का मास और एक 2 kg का मास लटका हुआ है, तो ये भारी है तो ये नीचे आएगा, जितने से ये नीचे आएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। अभी तुम कुछ मत सोचो, बस सिर्फ इस पुली को देखो। ठीक है, तो मान लिया कि ये A1 से नीचे जाएगा तो ये A1 से ऊपर जाएगा, है ना। इसका मोशन सिर्फ ऐसा तब होता जब ये पुली फिक्स होता, लेकिन क्योंकि इस पुली से दो दो मास नीचे लटके हुए हैं तो इनके वजन के कारण ये पुली भी नीचे एक्सेलरेट करेगा। तो ये पुली अगर नीचे एक्सेलरेट करेगा तो मान लेते हैं पुली A2 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो पुली अगर A2 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये पुली और ये मास दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो अगर ये A2 से नीचे आएगा तो ये A2 से ऊपर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वाला मास का नेट एक्सेलरेशन A2 अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अब तुम इस मास को देखो, ये मास A1 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था और साथ साथ में ये पूरा पुली भी A2 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस मास का A1 प्लस A2। ठीक है, सिमिलरली ये वाला मास A1 से ऊपर जा रहा था और ये पुली A2 से नीचे आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 अपवर्ड और इसका A1 प्लस A2 डाउनवर्ड्स। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो यहाँ से यहाँ तक का टेंशन सेम रहेगा TT। अब यहाँ यहाँ का टेंशन T है तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा 2T, तो यहाँ यहाँ का भी टेंशन कितना हो जाएगा 2T। दैट्स इट। अब तो बस आपको क्या करना है, बस फोर्स के इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, लिखो। तीन मासेस हैं, तीनों के लिए इक्वेशन लिखना है। तो मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, अच्छा इस पे कितना लगेगा नीचे 2G, इस पे कितना लगेगा 3G और इस पे कितना लगेगा G। तो ये नीचे आ रहा है तो 3G बड़ा होगा T से, तो 3G माइनस T इज इक्वल टू 3 इंटू इसका एक्सेलरेशन है A1 प्लस A2, इक्वेशन नंबर 1। ये ऊपर जा रहा है तो इसका T बड़ा होगा, T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन A1 माइनस A2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ये भी ऊपर जा रहा है तो 2T माइनस G इज इक्वल टू 2 इंटू A2,
इक्वेशन नंबर 3। देखो कितने अननोन है, 3 अननोन है। एक आपको टेंशन नहीं पता, एक आपको A1 एक्सेलरेशन नहीं पता, और आपको A2 एक्सेलरेशन नहीं पता। तो आपके पास 3 इक्वेशन भी आ गए। 3 अननोन, 3 इक्वेशन, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तक तुम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो कि क्या बोल रहा है, कैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, कैसे मैंने इनके नेट एक्सेलरेशंस निकाले हैं, और कैसे मैंने ये इक्वेशंस लिखा है। अगर यहाँ तक चमक गया तो उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चमका क्या? आराम आराम से बाबू, आराम आराम से पढ़ो, सीखो। अरे क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन को? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ आइए ना, हम 2-3 बजे तक आइए, हो जाएगा, हम मंगवा लिए हैं। हाँ 2-3 बजे, 3 बजे, 3 बजे तक आइए। हाँ। हाँ हाँ घर पे आ जाइए, हो जाएगा। हम्म। नहीं आप आइए ना, 3 बजे तक आइए, हम मंगवा लिए, हो जाएगा। नहीं आप आइए ना, 3 बजे तक घर पर आइए, हो जाएगा। ठीक है आइए। बहुत प्रॉब्लम है भाई। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। बोलो। क्लियर है ना? चलो अब कैसे सॉल्व करोगे? क्या किया जाए? इस इक्वेशन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं अभी, और इसको ऐड कर देते हैं। तो टी और टी कट जाएगा, 3g - 2g विल बी जी, और ये हो जाएगा आपका 3a1 + 2a1 विल बी 5a1, और 3a2 - 2a2 विल बी a2। देखो ना, 3a1 + 2a1 मिलकर 5a1 हो जाएगा, और 3a2 - 2a2 विल बी a2। तो g की वैल्यू 5a1 + a2 हो गई। ठीक है। और क्या कर सकते हो आप? हम्म, अगर हम एक और इक्वेशन निकाल लें A1 A2 के टर्म में, निकाल सकते हैं। यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 2D विल बी इक्वल टू 2a2 + g, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2a2 + g/2। 2a2 + g/2 है ना, दिस विल बी a2 + g/2। इसको उठाकर हम पहले वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, या दूसरे वाले में डाल देते हैं, किसी में भी डाल देते हैं। अगर हम सेकंड वाले इक्वेशन में इसको डाल दें, तो सेकंड वाला इक्वेशन है t - 2g, t - 2g इज इक्वल टू 2 × A1 - A2। और t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई a2 + g/2। ये हो गया a2 + g/2 -2g इज इक्वल टू 2a1 - 2a2। ओके। तो g2 - g/2 ये हो गया a2 - 3g/2 इक्वल टू 2a1 - 2a2। इसको इधर भेज दो, इसको इधर। तो ये जाएगा 3a2 - 2a1 इज इक्वल टू 3g/2। एक इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। एक में से 2 जाएगा तो -1.5 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। और एक इक्वेशन A1 A2 का आपने यहाँ पे निकाला है, A2 + 5a1 इक्वल टू जी। A2 + 5a1 इक्वल टू जी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका A1 A2 दोनों निकल जाएगा। कैसे करोगे? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3a2 + 15a1 इक्वल टू 3g।
है ना, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3a2 माइनस 3a2, इसी इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। 3a2, ये 5 3 15 और ये 3g1, अब माइनस कर दो, तो 3a2 माइनस 3a2 कट गया, -2 और -15, दिस विल बी -17a1 इक्वल टू, अब ये 3g/2 -3g, इट विल बी माइनस ऑफ 3g/2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो a1 विल बी इक्वल टू 3g/34, दैट मीन्स 30/34, दैट मीन्स 15/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a1 की वैल्यू निकल गई, तो a2 प्लस 5a1 किसके बराबर है, g के बराबर, तो a2 प्लस 5 इंटू a1 इज 15/17 इक्वल टू 10, तो a2 कितना हो गया भाई, 15 5 = 75, 75/17 इज इक्वल टू 10, कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लिया जाए। 4.41 5.58 5.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है 15/17 ना, 0.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सॉरी, अब ध्यान से देखो, तीनों ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन है, एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 है, एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 माइनस a2 है, और एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 है। तो एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 तो आ गया, एक का एक्सेलरेशन है a1 प्लस a2, तो a1 कितना आया है 0.88, तो 0.88 प्लस 5.58, ये कितना होगा 6.46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक का है a1 माइनस a2, ये -4.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर नहीं ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये ऊपर नहीं ये नीचे जाएगा, बस उसका वही मतलब है। एक बार देख लो अच्छे से, बस कुछ नहीं किया है, तीन इक्वेशंस थे, अननोन्स थे, आपको मतलब फाइंड आउट करना था वैल्यूज, एक बार देख लो। देख लो अच्छे से देख लो, कैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, कैसे मैंने इक्वेशंस लिखा है, और किस तरीके से सॉल्व किया है। अरे तीन इक्वेशन थे, तो मैंने इनको सॉल्व करके a1 a2 के दो इक्वेशंस निकाल लिए, a1 a2 के दो इक्वेशंस निकल गए, तो यहाँ से बन गया क्वेश्चन, देखो अच्छे से। मेन तो बाबू ये चीज़ है ना, इक्वेशंस आपके सही होने चाहिए। ठीक है, ये नीचे आ रहा था, तो 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू a1 प्लस a2,
ये ऊपर मैंने माना है तो हो गया t माइनस टू जी इक्वल टू 2a1 माइनस a2, और ये भी ऊपर जा रहा है तो 2t माइनस जी इज इक्वल टू, हे प्रभु, 2t माइनस जी इज इक्वल टू 1 इंटू a2। तो ये a2 प्लस जी बाई टू होगा। कर लेना यार इसको, है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स थोड़े से बदल जाएंगे। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे टू टी माइनस जी इज इक्वल टू 1 इंटू a2 है ना, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी a2 प्लस जी बाई टू। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी a2 प्लस जी बाई टू, तो ये हो जाएगा a2 बाई टू, a2 बाई टू। तो ये हो जाएगा, टू इधर आएगा ना, तो 5a2/2 माइनस 2a1 इक्वल टू 3g/2। तो आप इसको 5a2 माइनस 4a1 इक्वल टू 3g लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। और पहला इक्वेशन यहाँ पर आया था आपका 5a1 प्लस a2 प्लस 5a1, a2 प्लस 5a1 इज इक्वल टू जी। तो अब आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5a2 प्लस 25a1 इक्वल टू 5g आ जाएगा। फिर माइनस कर दो, 5a2 माइनस 5a2 कट जाएगा, माइनस माइनस दिस विल बी माइनस 29a1, और ये 3g माइनस 5g विल बी इक्वल टू माइनस 2g। तो a1 आ जाएगा 20/29। 20 डिवाइडेड बाई 29, 0.689 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a2 प्लस 5a1 की वैल्यू 50 हो गई, तो a2 प्लस 5 इंटू डायरेक्टली लिख देता है, ये हो जाएगा आपका 5a1 ना 0.689 0.689 इंटू 5। फिर मिस्टेक करोगे, ये तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया है। मेरा गवर्निंग इक्वेशन तो a2 प्लस 5a1 इज इक्वल टू जी, ये 10 है। तो ये हो जाएगा बाबू आपका 0.689 इंटू 5 माइनस 10, 6.55। a2 आ जाएगा 6.55 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो a2 ही है, तो वो तो 6.55 ही हो जाएगा। और एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 है, वो भी कैलकुलेट कर लेना, और एक का a1 माइनस a2 है, वो भी कैलकुलेट कर लेना, बन जाएगा। माई मिस्टेक बाबू, गलती से यहाँ पर मास के, यहाँ मास इसका 1 kg है, मैंने 2 ले लिया था। बाकी प्रोसेस वही है ना, तरीका वही है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको तुम ओवरलुक भी कर सकते हो,
है ना। बाकी करने का तरीका यही है, आप इसी तरीके से अप्रोच लगाएंगे और इसको कर सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लो फाइनली, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है 3 4 5, तो ये 90 डिग्री होगा, ये होगा आपका 53 डिग्री, और ये होगा आपका 37 डिग्री। ये वही 3 4 5 वाला फेमस ट्रायंगल है। ठीक है, तो खत्म। ये पूरा से यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो टेंशन टी, सॉरी, टेंशन टी, इसके खाली कंपोनेंट तोड़े जाएंगे। तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा 1g sin 37, इधर कितना आएगा 1g cos 37, और ऊपर में लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन n1। सिमिलरली इधर कितना आएगा, इधर आएगा 1g sin 53 डिग्री, इधर कितना लगेगा 1g cos 53 डिग्री, और इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे आएगा, तो अगर ये नीचे आएगा ए के एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा ए के एक्सेलरेशन से। मतलब इसका भी मोशन अलोंग द इंक्लाइंड, इसका भी मोशन अलोंग द इंक्लाइंड। ये अलोंग द इंक्लाइंड नीचे आएगा और ये अलोंग द इंक्लाइंड ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड कोई मोशन नहीं है, तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 1g, मतलब हो गया 10, और cos 53 विल बी 3/5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। और n1 कितना होगा, n1 विल बी इक्वल टू 1g cos 37, तो ये 10 इंटू cos 37 विल बी 4/5, ये 2, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। सही है ना, 53 है ना, तो cos 3/5, इसका 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। सही है, चलो अब तुमको क्या करना है, अब तुमको फोर्सेस लिखना है। तो मान लेते हैं ये नीचे आएगा, तो 10 sin 53 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और ये ऊपर जाएगा तो टी बड़ा होगा इससे, टी माइनस 10 sin 37 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों बॉडी का मास 1 1 kg ही है, ऐड कर दो। ऐड करो, ऐड करोगे तो टी और टी कट जाएगा। 10 sin 53, sin 53 इज 4/5, माइनस 10 sin 37 3/5 इज इक्वल टू 2a। ये हो गया 2 बार में, ये भी हो गया 2 बार में। 8 माइनस 6 इज 2 इज इक्वल टू 2a, कट जाएगा। a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे, इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब ऐसा ही होगा, ये नीचे ही आएगा और ये ऊपर ही जाएगा। अगर तुम गलती से ये मान भी लेते कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तुम्हारा आंसर -1 आता। बस इतना ही फर्क होता, और कोई फर्क नहीं होता। टेंशन की वैल्यू तो किसी में भी डाल के निकाल लोगे, ये पता ही चल गया,
तो टेंशन भी पता चल जाएगा। अच्छे से देख लो बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन के जो बेसिक कैसे कंपोनेंट्स वगैरह तोड़ते हैं बाबू, ये अच्छे से देख लिया करो, है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और इंक्लाइन प्लेन से आपका पीछा नहीं छूटेगा फिजिक्स में, खास करके मैकेनिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये क्वेश्चन देखो, आपके पास एक एच सी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये आपको एक बहुत बेसिक सा चीज़ सिखाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ना। आप एच सी वर्मा सर के बुक को बेसिक लेवल पे बहुत अच्छे से बनाया करो, है ना, आपका एटलीस्ट मेंस लेवल तक के तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और इवन एडवांस लेवल के भी आपके जो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको बनाओगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अलग लेवल पर होगी, है ना। हम लोग जब स्टूडेंट थे ना बाबू, तो मार्केट में इतने सारे बुक्स और इतने सारे बुक्स और मटेरियल नहीं था ना, इंटरनेट का ज़माना था। तो यकीन मानो हम लोग फिजिक्स सर के बुक से ही सीखे हैं, है ना। सर के बुक्स को पढ़ना, सर के बुक्स के क्वेश्चंस बनाना, उससे बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आता है। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के तौर पर तो बुक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, रीड करने के लिए बहुत अच्छा बुक है, और प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत अच्छा बुक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर आपको अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, मेंस लेवल तक में तो कोई डाउट नहीं है, बेस्ट बुक है। एडवांस लेवल के लिए भी उसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए, तो आप और अच्छे बुक्स बनाइए, पीवाईक्यूज बनाइए, है ना, ये सारी चीज़ें। चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर एक मंकी ए है, ये लटका हुआ है, और इसका ये टेल है, और उसके उससे ये मंकी बी लटका हुआ है। मंकी बी का मास जो है वो 2 kg है, और मंकी ए का जो मास है वो 5 kg है। ठीक है, अब इस मंकी ए को क्या करना है, इस मंकी ए को ऊपर खींच के अपने साथ इस बी को ऊपर लेकर जाना है ना। मतलब बी तो उसका पूंछ पकड़ के लटक गया है, और सारा जो ताकत है वो इस ए वाले को लगाना है, ताकि ये अपने साथ साथ इस बी को भी ऊपर लेकर जाए, मतलब दोनों साथ में मूव करें। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना। ए एंड बी मस्ट मूव टुगेदर, है ना। ए और बी जो है, ए और बी दोनों हमेशा साथ मूव करें, उसके लिए ये टेंशन कितना होगा, इस टेंशन टी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालनी है ना। आपको इस टेंशन टी की वैल्यू निकालनी है, सच दैट बोथ मंकीज ए एंड बी मूव टुगेदर। एक डेटा दिया है कि इस मंकी ए का जो पूंछ है, ये मैक्सिमम 30 न्यूटन का टेंशन सह सकता है। देखो होगा क्या, मेरी बात समझो। जब ये मंकी बी इस मंकी ए को पूंछ को पकड़कर लटकेगा, तो मंकी का पूंछ टाइट हो जाएगा। जैसे ही मंकी का पूंछ टाइट होगा, तो ये एक टाइट स्ट्रिंग रोप की तरह बिहेव करेगा, जिसमें टेंशन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मंकी बी इस पूंछ को 30 न्यूटन के ज्यादा के फोर्स से पकड़कर खींच देगा, तो इस मंकी का इस जगह से पूंछ कबड़ जाएगा, है ना। ये जो मंकी बी है, अगर इस मंकी बी जो है, ये मंकी बी खींच रहा है ना, तभी तो इस पे टेंशन आ रहा है। तो अगर ये मंकी बी इस पे 30 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन लगा देगा, तो यानी ये जो पूंछ है इस मंकी का इस जगह से कबड़ जाएगा, और जैसे ही कबड़ेगा तो ये मंकी तो नीचे गिरेगा, और आगे सिर्फ ये मंकी ए जाएगा, विदाउट पूंछ। विदाउट पूंछ ऊपर जाएगा। तो ये नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज अलाउ नहीं करना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में साथ साथ लिखा है कि हमेशा दोनों को साथ जाना है। इसका मतलब इसके इस पूंछ में मैक्सिमम टेंशन जो डेवलप कर सकता है, वो 30 न्यूटन का ही कर सकता है। चलो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ के टेंशन को टी मान लेते हैं, इसका एक वेट लगेगा नीचे, एम ए इंटू जी, इसका भी एक वेट लगेगा, एम बी इंटू जी, और इस पर एक टेंशन T1, और इस पे एक टेंशन T1 ऐसे लगेगा। अगर तुम इसके लिए इक्वेशन लिखो, है ना, अगर तुम बी नीचे वाले के लिए इक्वेशन लिखो, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस, एक फोर्स नीचे एम बी जी, और एक फोर्स ऊपर में इधर टेंशन, इस पूंछ में जो टेंशन है T1, इसको ऊपर ही जाना है। तो क्या लिखोगे, T1 माइनस एम बी कितना है 2, तो 2G इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है,
और इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे एक ये टी ऊपर, ये एक टी1 नीचे और एम ए जी। तो क्या लिखोगे, टी माइनस टी1 माइनस एम ए इज 5g इज इक्वल टू मास इस कितना है 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दो मासेस दो इक्वेशन। अब मैक्सिमम टेंशन टी1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है 30 न्यूटन, तो 30 पुट कर दो, टी1 की वैल्यू 30 पुट करोगे तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 10 में से 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इसमें डाल दो, टी1 की वैल्यू तो 30 है ही, माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो t माइनस 80 इज इक्वल टू 25, कितना हो जाएगा 80, हाँ तो t हो जाएगा 105 न्यूटन, 105 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, पहले आप कुछ मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर ये नीचे वाला बंदर इसके पूंछ पर मैक्सिमम 30 न्यूटन के फोर्स से उसको खींचता है या 30 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तब ये पूंछ उखड़ेगा नहीं। और वैसे केस में इस बंदर को ऊपर 105 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये दोनों मंकी ऊपर जाएंगे विथ अ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि देखो ऊपर से जो ए, इस वाली ये मंकी बी का इक्वेशन है और ये मंकी ए का इक्वेशन है, तो मंकी बी से जो 5 आया वही हम मंकी ए में भी पुट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि दोनों को हमेशा क्या जाना है, साथ जाना है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये नीचे वाले मंकी बी के कारण इसके पूंछ में मैक्सिमम 30 न्यूटन का टेंशन आता है, तो इस ऊपर वाले मंकी को 105 न्यूटन का टेंशन या फोर्स लगाना पड़ेगा इस रस्सी पर, ताकि ये दोनों ऊपर जाएं विद अ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये लिमिट क्यों है, ये लिमिट इसीलिए है क्योंकि अगर इस बंदर ने इस 30 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन इसके पूंछ पर लगाया, तो ये जो पूंछ है इसका यहाँ से उखड़ जाएगा और ये मंकी और इसका पूंछ दोनों नीचे गिरेंगे और ये मंकी ए ऊपर अकेले जाएगा, जो मेरे क्वेश्चन का कंडीशन नहीं है। अब आता है इसका दूसरा पार्ट। इतना पार्ट ही नहीं, इसका दूसरा पार्ट भी एक है जहां पर बच्चे मोस्टली मिस कर जाते हैं, जहां कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अभी इस मंकी वगैरह को छोड़ दो, ठीक है। ऐसा मानो कि आपके सीलिंग से एक रस्सी लटका हुआ है और तुम उस रस्सी पर ऐसे लटक गए, ठीक है। तुम उस रस्सी पर मिनिमम कितना फोर्स लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर ये मंकी बी है, वो इस टेल के थ्रू ऐसे लटका हुआ है, तो क्या ये मंकी बी जो है वो इस रस्सी इस पूंछ पर मिनिमम कितना टेंशन लगा सकता है, अपने वेट के बराबर। अगर तुम्हारे रूम में एक रस्सी लटका हुआ है और तुम उस रस्सी पर ऐसे लटक गए हो, तो तुम्हारा वजन तो नीचे लगेगा ही लगेगा, तो मिनिमम टेंशन जो उस रस्सी में आ सकता है वो आपके वेट के बराबर आ सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप लटक गए हो और लटक कर आप रस्सी को खींच भी सकते हो, है ना। जैसे मान लो कोई आदमी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ता है, तो रस्सी पकड़कर जब ऊपर चढ़ता है तो वो सिर्फ रस्सी को पकड़कर लटकता नहीं है, वो रस्सी को पकड़कर लटकने के बाद वो रस्सी को और किसी एक्स्ट्रा फोर्स से खींचता है ताकि वो ऊपर जा सके। ये रस्सी पर लटकने के दो सबसे बेसिक केसेस होते हैं। एक होता है रस्सी पर बस लटकना, तो अगर ये बंदर सिर्फ इस पूंछ पर लटक जाए, इसको खींचने की कोशिश ना करे, तो ये रस्सी पर टेंशन अपने वजन अपने वेट के बराबर तो जरूर लगाएगा। जैसे तुम्हारे रूम में एक रस्सी ऊपर से लटका हुआ है और तुम उस रस्सी को पकड़कर बस लटके हुए हो, तो तुम उस पर कितना टेंशन क्रिएट कर रहे हो, अपने वेट अपने mg के बराबर। लेकिन तुम लटके हुए भी हो और साथ में उस रस्सी को खींच भी सकते हो किसी एक्स्ट्रा फोर्स से, तो अगर तुम लटकने के साथ साथ उस रस्सी को खींच रहे हो, तब उसमें टेंशन डेवलप करेगा आपके वेट से ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर ये मंकी दो काम कर सकता है, या तो ये मंकी सिर्फ लटक सकता है ना, ये लटक सकता है। अगर ये सिर्फ लटकेगा तो उस केस में इस T1 की वैल्यू जो है वो 2g के बराबर या 20 न्यूटन के बराबर होगी। ये मिनिमम टेंशन है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 है, और ये जो था ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T1 था। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T1 पे तो आपने निकाल लिया, अब ये मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 पर है। जब ये मिनिमम वैल्यू 20 न्यूटन का लगाओगे तो अपने इक्वेशंस देखो क्या आएगा। अपने इक्वेशन में T1 की वैल्यू 20 पुट करो, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब यह है कि जब ये बंदर सिर्फ अपने वजन से लटका हुआ रहेगा, तो इस वाले पूंछ में टेंशन 20 न्यूटन आएगा, उससे कम तो टेंशन हो नहीं सकता, है ना। और उस केस में ये वाला जो मंकी है इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब ये वहीं पर रेस्ट पर रहेगा। ये एग्जैक्टली हो गया इक्विलिब्रियम का केस। ठीक है,
अब इसको उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो t माइनस टी वन तो 20 हो गया, ये 50 हो गया, और राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 70 न्यूटन, है ना। ये हो गया आपका मिनिमम टेंशन और ये हो गया आपका मैक्सिमम। अब इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझो। ये क्वेश्चन आपको ये एक्सप्लेन करके बता रहा है कि अगर ये नीचे वाला बंदर सिर्फ उसके पूंछ पर ऐसे लटक जाए, उसको खींचे ना, तो मिनिमम टेंशन कितना लगा सकता है अपने वेट के बराबर 20 न्यूटन का। तो 20 न्यूटन का टेंशन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसका वजन तो mg तो लगेगा ही लगेगा। तो उस केस में ये वाले बंदर को ऊपर 70 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, और 70 न्यूटन का ये बंदर ऊपर में फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों ऊपर नहीं जाएंगे, ये दोनों उसी जगह पर बस इक्विलिब्रियम पर मेंटेन रहेंगे। ठीक है। तो दिस 70 न्यूटन इज द मिनिमम फोर्स दैट मंकी ए शुड अप्लाइड ऑन द अपर रोप सो दैट इट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। उस केस में ये वाला बॉडी दोनों मंकी का एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब दोनों दोनों मंकी इक्विलिब्रियम पर हैं और वो ऊपर मूव नहीं करेंगे, वो उसी जगह पर खड़े रहेंगे। अगर ये मंकी ऊपर में 70 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाएगा, तब उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मंकी ऊपर जाएंगे विथ एन एक्सेलरेशन। और एक मैक्सिमम वाला केस है कि भाई मैक्सिमम कितना, तो अब ये जो मंकी बी है, ये इसके पूंछ पे सिर्फ लटका हुआ नहीं है, लटकने के कारण कितना फोर्स आएगा इसके पूंछ में 20 न्यूटन, और ये एक्स्ट्रा 10 न्यूटन के फोर्स से उसको खींच सकता है ना। अगर ये 10 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स से भी उसको खींच सकता है, तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 न्यूटन रहेगा। 30 न्यूटन तक फोर्स लगेगा, इसका जो पूंछ है वो सही सलामत रहेगा, और सही सलामत के केस के लिए ये दोनों ऊपर जाएंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस केस के लिए मंकी ए को ऊपर 105 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब पता है ये टेंशन का एक लिमिट है, 70 से 70 से बड़ा और 105 न्यूटन से छोटा। दिस इज योर आंसर। 70 न्यूटन पर दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये 70 न्यूटन का ऊपर फोर्स लगाता है, उस समय इनके बीच का टेंशन 20 न्यूटन होगा, तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ये दोनों उसी पोजीशन पर मेंटेन्ड रहेंगे। लेकिन अगर ये टेंशन 70 से ज्यादा लगाता है और 100 मैक्सिमम 105 तक लगा सकता है, इस रेंज के अंदर ये दोनों ऊपर जाएंगे विथ अ कॉमन एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रस्सी पर लटकने का सेंस क्या होता है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी रस्सी पर लटकने का कोई चीज आता है तो उसके दो सेंस है। एक, रस्सी पर आप सिर्फ लटक सकते हैं, तो उस केस में आप रस्सी में टेंशन उतना ही क्रिएट करेंगे जितना आपका वेट है, और साथ में लटकने के साथ साथ आप उस रस्सी को लटक कर खींच भी सकते हैं, तो भाई आप जितना एक्स्ट्रा फोर्स से खींचेंगे उतना उसमें टेंशन डेवलप करेगा। तो ये दो चीज होता है, जब कभी भी आप रस्सी पर लटकते हैं तो एक, अपने वजन के कारण बस अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं, और दूसरा सेंस ये है कि आप लटके हुए भी हैं, साथ साथ में रस्सी को पकड़ कर खींच भी रहे हैं, तो उसमें आपके वजन से ज्यादा टेंशन डेवलप करेगा। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस रेंज का क्या सिग्निफिकेंस है, अच्छे से इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो बाबू, तब तक हम थोड़ा बैठते हैं, आज सुबह से क्लास में ही है, मन थक गया। ओ माय गॉड। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रेस्ट में था।
अच्छे से देख लो बाबू, अच्छा कॉन्सेप्ट है। रस्सी पे लटकने का कॉन्सेप्ट है। एक रस्सी पे लटक के सिर्फ आप अपने आपको बैलेंस किए हैं और आप लटक के खींच भी रहे हैं, तो ये दो अलग 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 केसेस होते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं, ये एक वेरिएबल फोर्स है। हम थोड़ा बाबू वॉशरूम से आ रहे हैं, 1 मिनट। देखो इसको थोड़ा ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। ओके, क्लियर है। देखो एक बहुत सिंपल सा एक पुली है, पुली से दो मासेस लटके हुए हैं, ये दोनों मासेस ऐसे ग्राउंड पे रखे गए हैं और इस पुली पर ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है 20 t का। 20 t, जहाँ पे t टाइम है, मतलब वो एक वेरिएबल फोर्स है। समय के साथ वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी ऑफ ए, ये ए है, ये बी है। वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर, जब बी कांटेक्ट फ्लोर से कांटेक्ट छोड़ने लगेगा उस समय ए की वेलोसिटी कितनी होगी। और हाइट रेज्ड बाय द पुली, ये पुली कितना हाइट ऊपर जाएगा जब ये ब्लॉक ऊपर उठने लगेगा, मतलब बी वाले ब्लॉक जब उठने लगेगा उस समय आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है और उस समय आपको निकालना है कि ये पुली कितना हाइट ऊपर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। पहले बार में आप सोचोगे कॉन्सेप्चुअली तो थोड़ा सा आपको पंगा आएगा, जबकि है वही सारा चीज़। चलो इसको हम बनाते हैं, आप देखो। इतना बात तो फिक्स है कि यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन टी टी ही रहेगा। अच्छा, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ये मासलेस है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो एफ है ये 2t के बराबर होगा। तो t किसके बराबर हो जाएगा, f/2 के बराबर, मतलब ये 10t हो जाएगा। मतलब इस पे भी 10t फोर्स लग रहा है और इस पे भी 10t फोर्स लग रहा है। ठीक है, अरे बोलो। चलो, तो अब आप इस तरह 1 kg के ब्लॉक के बारे में सोचो। ठीक है, यहाँ पर हम अलग से एक बना देते हैं, सॉरी। यहाँ पे हम एक अलग से 1 kg का एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये 1 kg का ब्लॉक है, तो इस पे नीचे ग्रेविटी लगेगा 1g और ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10t का, है ना। अब 10t है, t तो वेरिएबल है, तो बताओ कि कितने समय के बाद, है ना, कितने समय के बाद ये यहाँ से कांटेक्ट लूज करेगा।
तो हम लोग लिमिटिंग कंडीशन अगर सोचें तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर हम रखें तो 10 इंटू 1 10 न्यूटन हो जाएगा, और नीचे 1 g की भी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। तो उस समय एकदम फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। उससे थोड़ा सा भी समय आगे बढ़ा तो ऊपर लगने वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा नीचे वाले लगने वाले फोर्स से, और ये कांटेक्ट क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसका मतलब 1 kg block will lose contact 1 kg block will lose contact at t is equal to 1 सेकेंड। हम लिमिटिंग कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है ना। कितने समय के बाद, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे तो फोर्स ऊपर में 0 नीचे 10, ये बड़ा है। देखो कांटेक्ट लूज करने के लिए ऊपर वाला फोर्स इस नीचे लगने वाले वेट से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.91, जैसे ही 1 सेकेंड आएगा वैसे ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। 1 सेकेंड से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, 1.01 सेकेंड भी हुआ तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा नीचे वाले फोर्स से, और ये कांटेक्ट लूज कर देगा। तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए हम हमेशा मान लेते हैं कि 1 सेकेंड पे ये कांटेक्ट लूज कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 kg वाला कब कांटेक्ट लूज करेगा, यहां पे एक 2 kg का भी ब्लॉक है, तो 2 kg पे नीचे 2g फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का, और इस पे भी ऊपर फोर्स लग रहा है 10t, है ना। तो क्या टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये कितना फोर्स लगेगा, ऊपर में 10 नीचे में 20, नीचे वाला ज्यादा है कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। तो सिमिलरली ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स जैसे ही होगा तो ये 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 बराबर, और 2 सेकेंड से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ 2.001 भी हुआ तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा। तो लिमिटिंग कंडीशन में 2 kg वैल्यू 2 kg ब्लॉक will lose contact at t is equal to 2 seconds। अब पहला पार्ट पढ़ो क्या निकालना है। पहला पार्ट ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर। तो बी तुम्हारा कांटेक्ट लूज कर रहा है 2 सेकंड पर, ए तुम्हारा कांटेक्ट लूज कर दे रहा है 1 ही सेकंड पर। तो वो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड रहेगा उस समय ये जो ब्लॉक है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा, और एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगी। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज करता जाएगा, तो आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हो गया काइनेमेटिक्स का, है ना। तो सबसे पहले तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर 10t लग रहा है और नीचे 1g मतलब 10 न्यूटन लग रहा है। तो फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखोगे, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर लगा 10t, ऊपर लगा 10t, नीचे कितना लगा 10, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज 1 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ गई 10 इंटू t-1, है ना। ये छोड़ो ना, डायरेक्ट लिखो, एक्सेलरेशन इज 10t-10, है ना। अब देखो इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं। dv बाई dt इज 10t-10, व्हाट विल बी dv, dv विल बी 10t-10 इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, नहीं नहीं 0 पे नहीं, 1 मिनट, हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है जब ये कांटेक्ट लूज करे, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो ये बस चलना चालू हुआ होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। दूसरे सेकंड पर वो कांटेक्ट लूज कर रहा है तो हम यहाँ से ये लिमिटिंग कंडीशन लगा सकते हैं। 1 पे 0 है तो 2 पे वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ से v निकल जाएगा, दिस विल बी v माइनस 0। 10t का इंटीग्रेशन विल बी 10t स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t लिमिट 1 से 2, v विल बी इक्वल टू दिस इज 5t स्क्वायर माइनस 10t 1 से 2, ये पुट कर दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 20 माइनस 1 पुट करो तो 5 माइनस 10, 20 माइनस 20 0 हो गया, 5 माइनस 10 इज -5, यहाँ से वेलोसिटी आ गया 5 मीटर।
पर सेकेंड। मतलब जब दूसरा 2 kg वाला ब्लॉक जब कांटेक्ट लूज करने की कोशिश कर रहा है तो उस समय ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छे से देख लो तुमको पहला पार्ट समझ में आया या नहीं आया। बोलो हाँ या ना। नहीं तो काइनेमेटिक्स जैसा सवाल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने काइनेमेटिक्स में इस तरीके के बनाए हैं, अगर आप लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लगा इसलिए मैं आपको ये करा दी कि वेरिएबल फोर्स भी अगर आ जाए कभी तो आप इस तरीके से सोच सकते हो ना, इस तरीके का प्रॉब्लम वेरिएबल फोर्स से क्रिएट किया जा सकता है न्यूटन्स लॉ में। अभी एक जब फ्रिक्शन वगैरह पढ़ लेंगे ना तो वहाँ पे भी वेरिएबल फोर्स का 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे वाले, बहुत कॉन्सेप्चुअल वाले, तो उनको भी करेंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो तुम देखो, बस जो बताते हैं बाबू अगर तुम करते चले गए और अच्छे से सीखते गए तो मास्टर बन जाओगे, है ना। बहुत अच्छी से फिजिक्स आपको आ जाएगी, आप और अच्छा फिजिक्स में स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। साइंस के स्टूडेंट्स को तो फिजिक्स तो आनी ही चाहिए, ठीक है। हाइट रेज्ड बाय द पुली एट दैट इंस्टेंट, कितना हाइट पुली रेज करेगा। ये वेलोसिटी किस चीज का नहीं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कहाँ गया अपना, ये है ना 5t² - 10t। हम एक काम करते हैं, हम वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकालते हैं पहले। dv/dt इज 10t - 10, ठीक है। तो dv इज 10t - 10 dt, इसको इंटीग्रेट करो तो दिस v विल बी इक्वल टू 10t² / t - 10t + c, दिस विल बी 5। तो v इज इक्वल टू 5t² - 10t + c, सही है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स वेलोसिटी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 5 × 1 - 10 × 1 + c, तो 0 इज इक्वल टू 5 - 10 + c, तो c इज इक्वल टू 5। तो वेलोसिटी का जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा आपका 5t² - 10t + 5। ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये किसका है, दिस इज फॉर 1 kg ब्लॉक, ये 1 kg ब्लॉक के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले, अब ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले, क्योंकि हाइट भी रेंज आपको कब निकालना है, जब आपका बी वाला ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट लूज करे, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो अगर हम ये निकाल लें कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ये वाला जो ब्लॉक है ये कितना ऊपर गया, क्योंकि देखो ये जितना ऊपर जाएगा उसका हाफ ये पुली ऊपर जाएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से। कंस्ट्रेंट रिलेशन से अगर ये 10 मीटर ऊपर जाता है, अगर ये 10 मीटर ऊपर जाएगा तो ये 5 मीटर ही ऊपर जाएगा, तुम चाहो तो निकाल लो। तुम इसके लिए लिखोगे t × x, t × x, तो इसके लिए तुम निकाल कर देख लेना, वहां यहाँ पे ये t है, ये t है, तो ये 2t है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो हाफ आएगा। मतलब कंस्टेंट रिलेशन से अगर ये x ऊपर जाएगा तो ये हाफ ऊपर जाएगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ये कितना ऊपर गया, जितना ऊपर जाएगा उसका आधा कर देंगे तो पुली उतना ऊपर जाएगा कंस्टेंट रिलेशन से। तो हम इस v को dh/dt लिख लेते हैं, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट पूछ रहा है तो हाइट या dy/dt या dh/dt कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू 5t² - 10t + 5, ठीक है। तो यहां से dh/dt इज 5t² - 10t + 5 -10t + 5, है ना। तो dh विल बी इक्वल टू 5t² - 10t + 5 × dt। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पर हाइट 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर हाइट कितना होगा ये निकाल लेते हैं, h। दिस विल बी 5t³ / 3 - 10t² / 2
प्लस 5t, लिमिट इज 1 से 2। ठीक है, तो पुट कर दो डायरेक्टली। 2, द 2 का क्यूब 8, दिस इज 5 इंटू 8/3 माइनस 10 इंटू 4/2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 1 पुट करोगे तो 5/3 माइनस 10/2 प्लस 5। दिस इज 8 5 40/3 माइनस 20 प्लस 10 माइनस, ये -5 प्लस 5 कट जाएगा, दिस इज -5/3। तो ये हो गया बाबू आपका h इज इक्वल टू 40/3 माइनस 20 प्लस 10 इज -10 और -5/3। एलसीएम ले लो 3 आएगा, ऊपर 40 बीच में -30 -5। दिस इज 40 -30 10 10 माइनस इज 5/3 मीटर्स। तो ये जो 1 kg वाला जो ब्लॉक है, ये 1 kg वाला जो ब्लॉक है, ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक यहाँ से 5/3 मीटर ऊपर होगा। तो पुली का हाइट कितना होगा? पुली हाइट विल बी 5/6 मीटर। पुली का जो हाइट है ये 5/6 मीटर होगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन से अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर 10 मीटर जाएगा तो पुली 5 मीटर ही जाएगा। तुम टी डॉट वी कर लो, टी डॉट एक्स कर लो, टी डॉट एक्स करके देख लो। ये अब नहीं करेंगे, हम बहुत बार कर चुके। टी डॉट एक्स करके देख लो, टी डॉट एक्स से तुमको पता चल जाएगा कि अगर ये कितना गया तो ये कितना ऊपर जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो चकाचक आगे बढ़ेंगे। है ना, ये वाला पार्ट भी निकल गया। हाइट जाएगा 5/6 मीटर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए ना, ओ रे पिया रे, जिया जाए न जाए ना, ओ रे पिया रे, पिया रे। डन। एक बार अच्छे से इसको ट्राई करना, ठीक है। अब ये सब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा देखो कैसे करेंगे, है ना। पुली वगैरह के क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए। स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड जैसा है या बार जैसा है जिसका मास m है और लेंथ l है। यूनिफॉर्म रॉड बोलने का मतलब होता है कि मास पर यूनिट लेंथ, है ना। पहले बात तो ये जान लो कि रॉड जो चीज़ है इट इज़ वन डायमेंशनल, है ना। रॉड जो चीज़ होता है वो वन डायमेंशनल होता है। जैसे डिस्क आ जाएगा तो डिस्क इज अ टू डायमेंशनल चीज़। आपके पास स्फेयर आ जाएगा, कोन आ जाएगा, तो वो सारे थ्री डायमेंशनल चीज़ होते हैं। तो फिजिक्स में वन डायमेंशनल के लिए हम लोग हमेशा लेंथ लेते हैं। टू डायमेंशनल अगर कोई चीज़ आ जाएगा तो उसके लिए एरिया लेंगे, और थ्री डायमेंशनल कोई चीज़ आ जाएगा तो उसके लिए
वॉल्यूम लेंगे। बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, तो इस रॉड को हम लगभग वन डायमेंशनल मान रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मास और लेंथ दिए हैं। अगर ये टू डायमेंशनल चीज होता तो मास के साथ एरिया दिया जाता है ना, अगर थ्री डायमेंशनल चीज होता तो मास के साथ वॉल्यूम दिया जाता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि मास जो है वो इस पूरे लेंथ के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे मास उसका यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे का रॉड के नीचे का पोर्शन भारी होगा, बीच का हल्का होगा, फिर ऊपर का और हल्का होगा। इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि अगर तुम नीचे से इतना पार्ट लेते हो तो इतने पार्ट का जितना मास आएगा, बीच से अगर इतना पार्ट लेते हो तो उतना ही मास आएगा, ऊपर से इतना पार्ट लेते हो तो उतना ही मास आएगा। तो पूरे लेंथ के अक्रॉस मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस तरीके से रहता कि नीचे का मास नीचे वाला पार्ट ज़्यादा भारी होता, ऊपर वाला पार्ट हल्का होता, तो हम बोलते हैं मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इस तरीके के रॉड में आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है एट अ सेक्शन एक्स। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कहीं एक्स डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर मैंने एक सेक्शन काटा। अब इस वाले सेक्शन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अब देखो बेसिक से अब तुम इतना पार्ट भूल जाओ। अब तुम सोचो कि यहाँ पर एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का ऊपर ये वाला पार्ट जितने फोर्स से इसको दबाएगा उतना ही ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सेम जैसे ये ब्लॉक होता है, ये सरफेस है ना। तो ये आपका सरफेस है। अब ये वाला जो ब्लॉक है ये इसको जितने फोर्स से प्रेस करेगा उतना ही इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। नॉर्मली ये इसको अपने वजन से दबा रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सेम इसी तरीके से ये मान लेते हैं कि एन एक्स मतलब किसी भी एक सेक्शन एक्स पर, तो हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस ऊपर एक सेक्शन काट लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो तुम नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, बस इतना पार्ट सोचो कि यहाँ पर एक सरफेस है, तो ये वाला सरफेस उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जितना इसके ऊपर वाला पार्ट इस पर फोर्स लगाएगा। दैट्स इट। तो तुमको क्या करना है, तुम इतने वाले पार्ट का तुमको क्या निकालना पड़ेगा, इतने पार्ट का तुमको वेट निकालना पड़ेगा। तो ये वेट निकालने के लिए इतने पार्ट का मास चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि मास ऑफ द रॉड कितना है। मास ऑफ द रॉड हो गया कैपिटल एम। फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ द रॉड कितना है एल। तो हम लोग निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो वो एम बाई एल हो जाएगा। इस एम बाई एल का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ का कितना मास है। जैसे नहीं होता कि 10 रुपए में आपने 10 चॉकलेट लिया तो एक चॉकलेट का दाम कितना है, उसी तरीके से एल लेंथ के रॉड का मास एम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट लेंथ का मास पर यूनिट लेंथ मतलब ये एक यूनिट लेंथ का मास कितना है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा एम बाई एल। ये एक्स है, ये पूरा एल है, दैट मीन्स ये वाला जो लेंथ है दिस विल बी एल माइनस एक्स। तो एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा, हम इसको स्मॉल एम मान लेते हैं, दिस विल बी एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। दैट्स इट। तो इस पूरे का वजन जो है इस सेक्शन से ऊपर जितना मास है उस मास का मतलब जो पार्ट है उस पूरे का मास हो गया एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा एम जी। दिस विल बी m by l into g into l minus x। ठीक है, अब ये वाला तुम सोचो कि ये वाला यहाँ पे अगर तुमने ऐसा सरफेस रखा तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है अपने वजन से इस पर इतना फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड, तो नॉर्मल रिएक्शन इसी के बराबर हो जाएगा। एन एक्स विल बी एम जी बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। अब जैसे तुमसे एन एल बाई टू पूछता है ना कि आधे यहाँ से आधे लेंथ पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो x के जगह l बाई टू पुट कर दो, तो ये एम जी एल इंटू एल माइनस एल बाई टू, दिस विल बी एम जी एल इंटू एल बाई टू, तो दिस विल बी एम जी बाई टू। इस तरीके से निकाल सकते हो।
है ना बाबू। देखो ये सब चीज़ें थोड़ी, और फिजिक्स में जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो इंटीग्रेशंस वगैरह और इन्वॉल्व होंगे, है ना, तो थोड़ा और आपको अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से अप्रोच की जाती हैं। एक बार पहले इसको देखो, फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि ये यूनिफॉर्म रॉड है और ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। मुस्कुराने की वजह तुम। ये वाला सरफेस, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर एक सेक्शन लेना है और यहाँ पर आपका ये एक नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप ऐसा मानो कि एक सरफेस है, इसके ऊपर जितना पार्ट है, जितना का वेट इस पर लगेगा उतना ही ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, क्योंकि चीज़ें तो इक्विलिब्रियम पे है ना। जितना इसके ऊपर वाले पार्ट का वेट होगा, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस वाले पार्ट का मास अगर हम m मान लें, स्मॉल m, तो nx विल बी इक्वल टू mg, है ना। nx विल बी इक्वल टू mg। द ओनली डिफरेंस इज कि इस बार मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इतने सिंपल तरीके, ये क्या है, दिस इज बेसिकली यूनिटरी मेथड, है ना। ये यूनिटरी मेथड है कि भाई 10 कॉपी इतने पैसे में आया तो एक कॉपी कितने में आया तो इतना कॉपी कितने में आएगा। ये उस तरीके का क्वेश्चन था। लेकिन जब चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं रहती तो यूनिटरी मेथड नहीं लग पाता, और यूनिटरी मेथड नहीं लग पाता है तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म कभी भी कोई चीज़ आएगा बाबू तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जरूर इन्वॉल्व होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। नॉन यूनिफॉर्म वाली सारी चीज़ों में इंटीग्रेशन गेट्स इन्वॉल्व, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जबकि कुछ है नहीं, हम जैसे सिखाएं बस वैसे करना है। यहाँ पे देखो एक तुमको चीज दिया गया है, लीनियर मास डेंसिटी। ये जो चीज आप देखते हो ना, मास पर यूनिट लेंथ, एक तरीके का मास पर यूनिट लेंथ जो है ना, ये इसी को आप बोल सकते हो लीनियर मास डेंसिटी। देखो हम तुमको थोड़ा फील दिलाते हैं। अगर आपके पास, जैसे आप डेंसिटी बचपन से पढ़ते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप डेंसिटी बोलते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला जो डेंसिटी है वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। वो ऐसे चीजों का डिफाइन होता है जो 3 डायमेंशनल होते हैं। कोई 2 डायमेंशनल होगा तो उसका तो एरिया डिफाइन होगा, तो उसको हम बोलेंगे एरिया डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। अब ये रॉड है, ये तो 1 डायमेंशनल है, तो इसका तो सिर्फ लेंथ होता है, तो इसका डेंसिटी डिफाइन होता है लीनियर डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ वाला डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया एरिया डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ इज लीनियर डेंसिटी, है ना। ये लीनियर मास डेंसिटी। तो ये जो चीज दिया है दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना। क्लियर है। तो तुम क्या करो, तो तुम यहां से छोटा सा जो मास m है, ठीक है, तो तुम यहां पर क्या करो कि यहां से x डिस्टेंस पर तुम एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर कर लो dx लेंस का, और इस इतने पार्ट का जो मास होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा dm। बस ये लिखना सीखो तुम। जब कभी भी हमको इंटीग्रेशन करना होता है तो हम एक स्ट्रिप लेते हैं, हम एक छोटे से सेक्शन का चीज निकालते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं। बाद में लिमिट लगाएंगे तो मेरा सारा पूरे बॉडी का निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ dx है और इसका मास कितना है dm।
तो इस छोटे से मास डीएम को हम ये लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। कैसे? देखो, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, मास बाय लेंथ को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा कि नहीं? ये मास पर, देखो अगर ये यूनिफॉर्म होता तो मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल आता, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मास पर यूनिट लेंथ इस फंक्शन दिया, इस तरीके से दिया गया है। तो ये बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ है, ये m बाई एल जैसा कुछ है। अगर m बाई एल को किसी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ लेंथ कटेगा, तो मास बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आपको क्या करना है? आपको इस छोटे से एलिमेंट का मास निकालना है dm। तो इस छोटे से एलिमेंट के लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज m बाई लेंथ। तो अगर हम इसको कोई लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेंथ लेंथ कटेगा, तो मास बचेगा कि नहीं बचेगा? दैट्स इट। तो हमको इस छोटे से एलिमेंट का मास dm चाहिए, तो इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है? dx। तो इस मास पर यूनिट लेंथ को जो कि क्वेश्चन में दिया है उसको हम इस dx से मल्टीप्लाई कर दिए। बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो चलो अब dm निकालना है। लैम्डा कितना है आपका? लैम्डा नॉट कांस्टेंट है दे, ये 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। x का लिमिट कहाँ से, आपको कहाँ से कहाँ तक का मास चाहिए? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाना है तो इसके ऊपर से वहां तक का मास चाहिए। तो हम यहाँ का लिमिट क्या होगा? x, और यहाँ का लिमिट क्या होगा? x इज इक्वल टू एल। तो लिमिट होगा x से l तक, x से l l तक। यहाँ का मास 0, यहाँ का मास m है ना। हम यहीं से ले ही रहे हैं, तो यहाँ तक, यहाँ पे इस एलिमेंट का मास कितना होगा? 0। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये छोटा सा m होगा, तो दिस विल बी m। लैम्डा नॉट बाहर निकल जाएगा। ये क्या बचा? इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स प्लस क्या बचा? 1 बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, और लिमिट हो गया x से l, x से l। तो m आ गया लैम्डा नॉट। इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे x से l तक का, प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2l, और लिमिट पुट करेंगे x से l तक का। पुट करो, दिस m विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट, दिस विल बी l माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2l माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l। तो एक l से ये l कट जाएगा। m विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट l माइनस एक्स प्लस l बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l। इतना मास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है nx तो किसके बराबर है? यही तो हमको m नहीं पता था, यही वाला पार्ट तो हमको m नहीं पता था कि इतने ऊपर वाले पार्ट का m कितना होगा, वो हम यहाँ पे निकाल लिए। अब nx जो है वो mg के बराबर है, तो बस इसी में मल्टीप्लाई कर देना। दिस विल बी लैम्डा नॉट इंटू जी l माइनस एक्स प्लस l बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l। जो भी है इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हम तुमको एक बार फील दिलाना चाहते हैं कि हम किए क्या। देखो, जब कभी भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म नहीं होता, कोई नॉन यूनिफॉर्म जैसा चीज़ होता है, तो हम लोग वहाँ पर एक छोटे से एलिमेंट का चीज़ निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे बॉडी का निकाल लेते हैं। हमको क्या चाहिए था? हमको ये चाहिए था कि इस सेक्शन से ऊपर जितना पार्ट ये है उसका पूरे का मास कितना है। तो हम मान लिए कि इस सेक्शन से ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए जिसका लेंथ कितना है dx और जिसका मास कितना है dm। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास dm लैम्डा x इंटू डी एक्स आगे हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे कि ये चीज़ मास पर यूनिट लेंथ है, इसको जिस भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे उतने लेंथ का मास आ जाएगा। तो ये मास पर यूनिट लेंथ है, इसको dx लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो इस छोटे से dm का मास आ गया। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम देखो dm इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ गया, तुम इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करके तुम जहां से जहां तक का लिमिट पुट कर दोगे तुमको वहां से वहां तक का मास आ जाएगा। तुमको यहां से x से लेकर के x इज इक्वल टू l इतने का मास चाहिए था, तो लिमिट x से लेकर l तक का पुट कर दिया।
ये फायदा होता है, तुम एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप ले लोगे और इसमें लिमिट पुट कर दोगे, तो लिमिट पुट कर दोगे तो जहां से जहां तक का लिमिट पुट करोगे वहां से वहां तक का तुमको क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो ये x है, ये l है, इस तरीके से कर लो। ये फिजिक्स में बहुत बार करेंगे, इतने बार करेंगे कि तुमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद आ जाएगी, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस पहली बार कर रहे हैं इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल हो, बाकी बाबू इनको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। 10 बार ऐसी चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, एक बार देख लो इसको कैसे किया, बाकी तो बस इंटीग्रेशन है फिर उसके बाद। ठीक है। अब अब मान लो तुमसे पूछता है कि ऐसे रॉड में मिड वे का बताइए, है ना, मतलब x इज इक्वल टू L/2 पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हाफ हाफ ऑफ द रॉड पे कितना लगेगा, तो x की वैल्यू L/2 पुट करनी है, यहाँ L/2 पुट कर देना। L माइनस L/2 कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/2 कितना हो जाएगा, L माइनस, और फिर यहाँ पे भी L/2 पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि वहां पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड मतलब हर जगह पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर इतना पार्ट तुम नीचे से काटोगे तो हो सकता है मास कुछ और आएगा, इतना पार्ट तुम अगर ऊपर से काटते हो तो मास उतने ही लेंथ का कुछ और आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा इस तरीके से एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेकर अपना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समय आने दो, जैसे जैसे तुम फिजिक्स सीखोगे हम आपको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सबके इंटीग्रेशन सिखाएंगे। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, है ना, ये है इम्पोर्टेंट बाबू। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करने आएंगी तो आप ज़रूर एग्जाम में मार्क्स लूज करेंगे या क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ बाबू हम कोई भी नहीं पढ़ाते, है ना। अगर तुम आगे देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस और तुमको मिलेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करना, बहुत आसान है लेकिन अच्छा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म बार है और यहाँ पे भी एक नॉन यूनिफॉर्म बार है, तो यहाँ का काम बहुत इजीली हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, लेकिन यहाँ का काम यूनिटरी मेथड से नहीं होगा। तो एक बार इन क्वेश्चंस को तुम ट्राई करना, जितना हम तुमको सिखाए हैं उसके बेसिस पर इन तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इनको अटेम्प्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, कल एकदम बेसिक था, आज उससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए, कल उसके अच्छे करेंगे, तो इस तरीके से लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।